नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस विद समीर सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिलहाल हमने अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 तक देखा। इसके पहले के जो लेक्चर हमने अपलोड किया है, आपका काम है उसको रिवीजन करिए, देखिए और अपने संविधान के इस चरण में अर्थात अपने इन सभी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को कवर कर पाएँ जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने हमारी चीज़ों को फॉलो किया तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा बेनिफिट प्राप्त होगा। फिलहाल आज के अपने इस संविधान में हम पढ़ेंगे भारत के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के थ्रू आप देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे अब लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, और एक विधिक अधिकार के तहत, एक लीगल राइट के तहत अनुच्छेद 300 ए मतलब 300 का में रख दिया गया। तो अब मूल रूप से तो हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अब कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ तक आप समझते होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। हालांकि आज हम केवल देखेंगे समता यानी कि समानता के अधिकार को, राइट टू इक्वलिटी को। तो फिलहाल फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इट मीन 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अनुच्छेद जो हैं ये समता के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19, 20, 21, 22 मतलब ये 4 अधिकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 को। इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 मतलब 25 से 28 तक 4 अनुच्छेद। इसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज जिसे आप कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। जब इतना पढ़ लेंगे तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 को हम अलग से देखेंगे। तो फिलहाल आइए हम समता के अधिकार यानी कि समानता के अधिकार या समता के अधिकार या राइट टू इक्वलिटी जिसे आप कहते हैं उसको देखते हैं। फिलहाल इसके पहले इतना कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर किया करिए, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत करिए, चलिए कर दीजिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हम सीधे सीधे उन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है। पढ़ने को तो बहुत है, अनुच्छेद 14 अगर आप पढ़ने लगेंगे तो पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें पूरा बुक पढ़ के एकदम से लायर यानी कि वकील नहीं बनना है, हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसलिए सिर्फ उतनी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए अनुच्छेद 14 में जो है कहा गया है, राज्य किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर से सुन लीजिए, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऐसा किस में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। व्यक्ति की अगर हम बात करें तो व्यक्ति में सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं, चाहे वो नागरिक हो या अनागरिक हो या विधिक व्यक्ति हो। इसके अलावा कोई कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह कुछ भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 14 में हमने 2 चीज़ें देखा, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और व्यक्ति शब्द को देखा, और व्यक्ति में सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे नागरिक हो चाहे अनागरिक हो, एवं चाहे वो विधिक व्यक्ति हो, चाहे वो कंपनी हो, निगम हो, व्यक्ति समूह हो, कोई भी हो।
ठीक है। अब हम बात करेंगे विधियों की समझ क्षमता के बारे में। तो देखिए, विधियों की समझ क्षमता को बार बार पूछा गया है किस देश से लिया गया है, तो भाई ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसको दिया किसने है, तो इसके लिए अब जान लीजिए प्रोफेसर डायसी, ये बहुत बड़े विधि शास्त्री थे और ये इनके रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे है इसको समझाएंगे। तो फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं, तो अपने आप ही समझ जाएंगे आप कि नकारात्मक क्यों है जब हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो देखिए, विधियों की समझ क्षमता जो समता वाला कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसमें इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, इसका सिंपल सा तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधायी शक्ति के अधीन आएगा। चाहे वो एक छोटा सा गांव का किसान हो या कोई प्रधानमंत्री भी हो, तो भी सब इक्वल हैं। ठीक है, किंतु इसका तात्पर्य व्यक्ति के बीच पूर्ण समानता से नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं पूर्ण समानता से नहीं है, ये इसकी नेगेटिव अवधारणा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, राज्य समुचित प्रयोजनों के लिए व्यक्ति एवं वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, समुचित प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों एवं वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। अब अगर देखते हैं तो प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन, कई बार पूछा गया है कि किससे लिया गया है विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ किसने दिया, प्रोफेसर डायसी ने दिया। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे, उसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप घबराइए नहीं। तो देखिए, प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो रंक हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, देश की सामान्य विधि यानी कि सामान्य कानून के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को कहे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम कलेक्टर हो गए तो आम आदमी को जीने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए विधि समान है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहले जान लीजिए किस देश के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। मतलब यह कहाँ किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कॉन्सेप्ट किसका है, यह अवधारणा किसकी है, अमेरिका संविधान की देन है। और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। कैसा है, सकारात्मक। अब इससे मतलब क्या है, इसका देख लेते हैं। इसका तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए समान नियम रहेंगे। अतः राज्य द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएं उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी को समान संरक्षण होना चाहिए। अब कुछ केस की बात कर लेते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उप सिद्धांत कहा कि विधि के समक्ष समता को ही आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में अनुच्छेद 14 में निहित विधि यानी कि लॉ के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। मतलब इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है। देखिए, कल वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, केशवानंद भारती में मूल ढांचे का सिद्धांत आया, ये बताया था। और मिनर्वा मिल्स के मामले में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को क्या कर दिया गया, संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आप एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, एकदम से रट जाए। अब समता का अधिकार अत्यांतिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये समता का अधिकार है तो इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो समता के अधिकार का जो फंडामेंटल राइट है उसका अपवाद भी है कि राज्य भैया इसका उल्लंघन भी कर सकती है। किस मामले में, कुछ विशेष परिस्थितियों में। वो कौन सा विशेष परिस्थिति हो सकता है,
राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष परिस्थिति में इसका अपवाद के रूप में उनके लिए अलग से कुछ सुविधापूर्वक कानून बना सकता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि स्त्रियां और बच्चे क्या हैं, कमज़ोर हैं, वो अपना जो है पोषण ज़्यादातर मामलों में स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो राज्य अनुच्छेद 15(3) के तहत स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, स्पेशली यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि स्त्रियों एवं बच्चों के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 15(3) में किया गया है। अब अगर बात करें कि अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है, तो ये भी अपवाद है अनुच्छेद 14 का। तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं, राज्य उनके लिए भी क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है या जो है उसको छूट दे सकता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बात करें तो सार्वजनिक नियोजन के मामले में भी विशेष प्रावधान की राज्य को प्रावधान की छूट राज्य को राज्य दे सकता है, ऐसा कहा गया। हालांकि 15(3), 15(4) और 16(4) के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अगर हम देखें इसी प्रकार राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुए, विदेशी राजनयिक हुए, उच्चतम जो है न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, संसद हुआ, विधानमंडल के सदस्य हुए, प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अधिकार का अपवाद है, मतलब इन सब को भी कुछ विशेष छूट दिया जा सकता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगला, तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 15 को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं? 5। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 15 में कितने उपखंड हैं? 5। तो अनुच्छेद 15 का सब क्लास 1 और सब क्लास 2 ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं। वहीं 15(3), 15(4) और 15(5) जो है राज्य के शक्ति के बारे में है। यह अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 30। ये भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि किसको प्राप्त है। तो ये जो हैं 5 मौलिक अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। तो आप खुद ही छांट दीजिएगा कि कौन भारत के नागरिकों को प्राप्त है और कौन सबको प्राप्त है। ठीक है। तो अब आप देखते हैं अनुच्छेद 15(1) के बारे में। यह जो है अनुच्छेद 15(1) थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अब अनुच्छेद 15(1) के बारे में। ठीक है। तो देखिए यह राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के बीच विभेद को रोकता है। किस किस के बीच में? धर्म हुआ, मूल वंश हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ या जन्म स्थान हुआ, इन सब के बारे में कहता है कि राज्य विभेद नहीं कर सकता। ये जो है 5 चीज़ कौन कौन? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 चीज़ के आधार पर राज्य विभेद यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? कहता है देखिए इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 15(1) को और अधिक आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 15(2). यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है, रोकता है। तो अनुच्छेद 15(2) कहता है चाहे राज्य हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दोनों जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्न में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? देखिए बहुत पहले की बात है कि कुछ समाज के वर्ग के लोगों को
दुकान में, सार्वजनिक जगह पे, होटल में या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर या फिर सड़क, तालाब, कुएं में जाने से रोका जाता था। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो है पहले बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। तो अब क्या होता है कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या फिर राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुआं हो, तालाब हो, स्नान घर हो, सड़क हो, सार्वजनिक समागम हो, इन सब जगहों पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 15(2) कहता है। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) उपयुक्त 2 सब क्लास के अपवाद हैं। ठीक है, जो आगे ऊपर आपने पढ़ा अनुच्छेद 15(1), 15(2), उसका अपवाद अनुच्छेद 15 का सब क्लास 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये राज्य को संरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा चीज़ है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 15(3) देखिए क्या है, राज्य को स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देता है, ऊपर ही बता चुके। 15(4) क्या है, इसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, और इसके द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं किसे? राज्य को। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया, सार्वजनिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आगे, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान जो है वो भी अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ही आता है। फिर से सुन लीजिए, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के तहत ही आता है। अब अनुच्छेद 15(5) की बात करें तो देखिए, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राइवेट की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान के बारे में। लेकिन अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये नहीं आता है। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार के दायरे में नहीं आते, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अनुच्छेद 16 में इसके बारे में कहा गया है, मतलब नौकरी पाने की बात की गई है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में अवसर की सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(5) इसके अपवाद हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। तो 16(1) को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा। मतलब कोई भी पद हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसमें सभी लोगों की नियुक्ति समान रूप से की जाती है। तो वही लिखा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर देना 16(1) कहता है। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या उद्भव के आधार पर, निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा लगभग ये कहता है कि किसी भी मामले में, चाहे वो जैसा भी हो, किसी को भी किसी सार्वजनिक नियोजन में मतलब नौकरी पाने से रोका नहीं जा सकता। अब अगर बात करें अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदान की गई फंडामेंटल राइट, मतलब जो है मौलिक अधिकार, केवल नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। तो मैंने बताया ही 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए है। अब अगर देखें तो अनुच्छेद 16(1) केवल प्राथमिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारी चीज़ों पर लागू होता है। ठीक है, तो आपको यकीनन ही समझ में आ गया होगा कि 16(1) क्या कहता है कि केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति हो, पदच्युति हो, वेतन हो, अवकाश हो या ग्रेच्युटी हो, पेंशन हो, इन सब में भी 16(1) लागू होता है। अब हम 16(3) के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से देख रहे हो तो कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिएगा।
तो अनुच्छेद तो 16(3) जो है ये 16(2) का अपवाद है। क्या है? अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुल सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विहित करे। मतलब कि ये इसको यूँ समझ लीजिए कि देखिए हर स्टेट का अपना अपना राइट होता है कि वो अपने लोगों को ही रोज़गार देना चाहता है या देना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि संसद के पास ये शक्ति है कि किसी राज्य के संबंध में विधि द्वारा ऐसा कानून बना सकता है कि कुल सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को लाभ मिले। ठीक है, तो अब फिर से देख लीजिए, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है क्या? कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुल सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता को विहित कर दे। ठीक है, इसके बाद अगर 16(4) की हम बात करें तो 16(1) तथा 16(2) का दूसरा अपवाद है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया, मतलब ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है 16(4) में। इसके अनुसार राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। ठीक है, ये भी एक अपवाद ही हुआ 16 का, 16(1) और 2 का, क्योंकि वहाँ तो कहा गया है कि किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है कि ये अपवाद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब देखते हैं 16(4) के अनुसार क्या कहा गया है कि देखिए 16(4) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिक के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। मतलब ये जो है ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस तरह राज्य इस प्रकार के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है। अब हम देखते हैं 16(4) से ही संबंधित एक केस है जिसका नाम है मंडल आयोग का मामला या इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य संघ। देखिए अभी ये बड़ा ही चर्चित मुद्दा है। बड़ा ही चर्चित इसलिए है कि इसमें EWS का जो भी आरक्षण था, मतलब 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पे दिया गया था, उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है 3-2 से। तो वहाँ पर भी इस केस का बहुत बड़ा डिस्कशन था कि इसमें ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो भाई 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन 10% का आरक्षण 50% के जनरल कोटे से ही काट कर दिया गया है। तो इस पर निर्णय करना था। हालांकि उस निर्णय का निष्कर्ष क्या है उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मंडल आयोग बड़ा ही चर्चित विषय है। तो आप जान लीजिए कि मंडल आयोग या फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 16(4) से। किसके लिए है? ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो देखिए इस मामले में पिछड़े वर्गों के आधार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे कानिया, HM कानिया की इनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पीठ बनी और 6-3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया। और इसके अनुसार पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% का आरक्षण वैध माना गया, लेकिन पिछड़े वर्गों में जो संपन्न वर्ग थे उनको कहा गया आरक्षण की श्रेणी से निकाल दिया जाए। तो यही क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे एक दूध होता है उसके ऊपर क्रीम जम जाता है तो निकाल दो। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी के जो व्यक्ति सशक्त हो गए हैं उनको ऊपर से छांट दीजिए और जो बचे हुए हैं जिनको ज़रूरत है आरक्षण की उन्हें दीजिए। न्यायालय के अनुसार प्रोन्नति में आरक्षण अवैध होगा। प्रोन्नति में क्या होगा? आरक्षण अवैध होगा। कुल आरक्षण जो है यहाँ फिक्स हो गया, 50% से अधिक नहीं होगा। यही मुद्दा उठा था। ठीक है, अब देखें अनुच्छेद 16(4) का की। तो 16(4) एक जो है ये 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 77वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह SC और ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि उसकी राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह संशोधन इंदिरा साहनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। मतलब अनुच्छेद 16(4)A जो है 77वें संविधान संशोधन जोड़ा गया और SC और ST के प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित था।
और इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन जो सेवाओं में जो ये वर्ग हैं, यह CST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह संशोधन इंदिरा साहनी के जो प्रकरण आया था उसके निर्णय को समाप्त करने के लिए दिया गया था। वहीं 16(4) खा कहता है, या पहली बात तो जान लीजिए कब आया, 81वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड रूल लागू किया गया। क्या लागू किया गया? कैरी फॉरवर्ड रूल। इसके अनुसार यदि किसी वर्ग पर आरक्षण स्थानों में से कुछ स्थान नहीं भरे जाते हैं तो ऐसे बकाया जो बैकवर्ड आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा और उसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है। इट मीन्स आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई वैकेंसी आती है, कहते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है, बैकवर्ड के लिए है, ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है कुछ वो सीटें जो हैं भरी नहीं गई थी। जैसे मान लीजिए कुछ आया तो सीटें नहीं भर पाई तो अगले वैकेंसी के साथ जुड़ जाती है। तो ये 50% के आरक्षण की जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है, चाहे भले ही वह 50% की सीमा से बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें तो बैकवर्ड जुड़ा हुआ ना, जो पहले की वैकेंसी थी। अब अगर बात करें अनुच्छेद 16(5) की, तो देखिए अनुच्छेद 16(5) यह धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति देता है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी विधि यानी कि कानून जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है, परिवर्तनीय होगी। मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी सांप्रदायिक संस्था होगा तो किसी विशिष्ट पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त कर सकता है। तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 16(5) तक आप समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो इसकी टाइटल ही है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और जो है लाइक और कमेंट करें, ठीक है, अभी तक नहीं किया तो अब करिए। देखिए अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है। तो ये कहता क्या है कि देखिए कह रहा है यह अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया करता है तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ये शब्द जान लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब जो अनुच्छेद 35 है ये अस्पृश्यता से संबंधित विधि यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसे देता है? संसद को देता है। किसको देता है? संसद को देता है। संसद जो है अनुच्छेद 35 के तहत अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया और आगे 1976 में इसमें संशोधन हुआ और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगर बात करें अनुच्छेद 17 द्वारा दिया गया अधिकार राज्य एवं प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइटल्स के बारे में, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो अनुच्छेद 18 में जिस उपाधि का अंत किया गया है या फिर जो इसमें सारी चीज़ें दी हैं वो एक तरह से अगर कोई व्यक्ति बाहर से या कहीं से उपाधि ले भी लेता है तो कोई वो दंडनीय अपराध नहीं होगा, जिसके बारे में आगे बताएंगे। तो देखिए 18(1) क्या कहता है? कहता है राज्य की उपाधियां प्रदान करने या नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करता है, मतलब उपाधि नहीं देने की बात करता है। 18(1) कहता है राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 18(2) कहता है कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा 18(3) कहता है ऐसी विदेशी शक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण किया हुआ है, मतलब किसी जगह काम कर रहा है के बारे में है, ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की अनुमति
नहीं ले लेता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। तो 18(3) कैसे है? विदेशी शक्ति के लिए है। और 18(4) कैसा है? ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है। तो भाई बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि ग्रहण करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इस पे कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो देखिए लिख दिया गया है अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक प्रकृति का है, आदेशात्मक नहीं। अतः इसका उल्लंघन जो है इसका उल्लंघन अपराध नहीं है। यद्यपि संसद दंड का प्रावधान भले ही कर सकती है, संसद चाहे तो दंड का प्रावधान कर सकती है। देखिए अगला चीज़, एक केस देखते हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्मश्री हुआ, ये सब जो है अलंकरण जो हैं ये अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत लोग लगा लेते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलता होगा तो लिखते होंगे पद्मश्री श्री फलनवा, ठीक है, या फिर कहते होंगे अमुक पद्मश्री या पद्म विभूषण से सम्मानित कुछ भी, या भारत रत्न से। तो ये एक उपाधि नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में। और एक चीज़ जान लीजिए कि इसका प्रयोग जो है अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा केस मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में। तो ये चीज़ यहाँ तक आज हमने पढ़ा। अब आगे हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे छोड़ रहे हैं। आगे की लेक्चर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटी को बजाइए। और आप ज़रूर रोज़ का वीडियो रोज़ देखा करिए ताकि आपको के ऊपर बोझ ना बने, क्योंकि मेरा जैसे पॉलिटी सेक्शन समाप्त होगा मैं अगला सेक्शन लेके आऊँगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगा कि यूपी स्पेशल का बैच लेके आऊँ और उसको आपको रिवीजन करवा दूँ, ताकि जो नया सिलेबस जुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होते रहे। तो फिलहाल मैं आपका समीर सर, आज इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।